दुखों का पहाड़ टूट पड़ा भागवन। दीपिका भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ पश्चाताप की अग्नि में वह अभी जल रही थी। उसे लग रहा था कि वह समर को धोखा दे रही है, अपनी अतीत को भूलने में नाकाम हो रही थी। घबराहट और बेचैनी से पूरी रात निकल गई। उसकी आँखों से नींद नहीं थी। तनाव में उसका सर फटे जा रहा था और उसने ऐसा फैसला ले लिया जो नहीं लेना चाहिए था। सुबह के 4 या 5 बज रहे होंगे। अचानक दीपिका के कमरे में दादी माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। सब लोग दौड़कर आ गए तो देखा कि दीपिका ने अपनी हथेली की नस काट रखी थी, जिसे ढेर सारा खून बह रहा था। इस घर में एक बिना माँ बाप की बच्ची रहती है। उसकी तरह तेरा ध्यान एक बार भी ना गया। मेरी बच्ची अकेले घुटती रहती है, लेकिन अपना दर्द बेचारी परेशानी किसी से भी नहीं कहती, कहकर दादी माँ दीपिका के कमरे की तरफ बढ़ चली। उसका ध्यान रखने के लिए आप हैं न माँ जी? मंजू तंज कसते हुए बोली। मंजू के मुंह से ऐसे कर्कश वचन सुनकर दादी माँ आहत हो गई। उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई, पैर लड़खड़ा गए। मैं बस 5 साल की थी कि मेरे माता पिता की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर मेरे दादाजी का भी देहांत हो गया। मेरी दादी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दादी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी ताई जी और चाचा जी मुझे सिर्फ प्यार नहीं करते थे, मेरे घर में सब लोग के होते हुए भी प्यार और अपनेपन को तरसती रही। सबको मैं एक बोझ लगती थी। अभी मैं बस 14 साल की थी कि मेरे साथ ऐसी घटना घटित हो गई कि सबने मुझे बहुत मारा और मेरी जिंदगी नरक बन गई। दादी माँ को आज भी वह दिन अच्छी तरह से याद है, जब सुबह के 5 बजे अचानक ही फ़ोन की घंटी घनघना उठी। बिस्तर पर लेटी हुई लीलावती देवी ने कहा, इस समय कौन हो सकता है? तभी उसके पति रिटायर्ड जस्टिस विनोद राय ने कहा, जो उठकर देखो, रमन का फ़ोन हो सकता है। लीलावती देवी धीरे से उठी, जाकर रिसीवर उठाई और बोली, हेलो। तभी उधर से आवाज़ आई कि क्या आप रमन राय के पेरेंट्स बोल रहे हैं? जी, बोल रही हूँ, कहिए क्या बात है? लीलावती देवी घबराई हुई आवाज़ में बोली, और आप कौन बोल रहे हैं? लीलावती देवी को जब जस्टिस विनोद राय में इस तरह से बात करते हुए
देखा तो उन्होंने उसको रिसीवर लीलावती देवी के हाथ से एक करते हुए ले लिया। लाओ मैं बात करता हूँ। हेलो, मैं रमन राय का पिता बोल रहा हूँ। आपको और कहाँ से बोल रहे हो? हेलो, देखिए मैं इंडिया एयरलाइंस का एक कर्मचारी बोल रहा हूँ और मुझे यह बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि हमारा प्लेन खराब मौसम के चलते क्रैश हो गया है और उसके सभी यात्रीगण। इतना सुनते ही जस्टिस विनोद राय के हाथ से रिसीवर छूट गया और उधर से हेलो हेलो आवाज़ आती नहीं। कुछ देर बाद कोई जवाब ना पाकर फ़ोन अपने आप ही कट गया। जस्टिस विनोद राय को इस वक्त हार्ट अटैक आ गया और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो गई। वह पहले से ही हार्ट के पेशेंट थे, इसलिए वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। लीलावती देवी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जवान बेटी बहू के जाने का शोक मनाएं कि पति के चले जाने का। लेकिन उनके ऊपर इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी दीपिका की आ गई थी, जो बार बार यह पूछ रही थी कि दादी दादी मम्मी पापा कब आएंगे। दादी मासूम दीपिका को लेकर कुछ कहने लगी। उन्होंने अपने बहते आंसू किसी तरह रोका और सीने से उठ रहे तूफान को अपने सीने में दफन कर दिया और उस बिन माँ बाप की बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस बच्ची का क्या होगा। इसी कारण से अपना वह सारा दुख उस समय भूल गई। दीपिका उस समय लगभग 5 वर्ष की थी और अपने इंजाम की वजह से अपने मम्मी पापा के साथ उस बिजनेस टूर पर सिंगापुर नहीं जा पाई थी। यह विधि का विधान था जो उसके लाख चाहने के बावजूद भी उसके मम्मी पापा उसको साथ अपने साथ नहीं ले गए। बहाना उसी की केजी की परीक्षाएं थी। चिलचिलाती धूप निकल आई थी। दादी माँ की पूजा भी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन दीपिका अभी तक कमरे से निकलकर बाहर नहीं आई थी। दादी माँ ने एक नज़र घड़ी की सुइयों पर डाली, जो सुबह के 11 बजने का इशारा कर रही थी। दादी माँ ने घर की बाकी सदस्यों पर एक नज़र डाली और अपनी बड़ी बहू कामनी के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, क्यों रे कामनी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। अपने बच्चों की खिला खिला दिया, लेकिन इस घर की में एक बिना माँ बाप की बच्ची रहती है, उसकी तरफ तेरा
ध्यान एक बार भी ना गया। मेरी बच्ची अकेले घुटती रहती है, लेकिन अपना दर्द परेशानी बेचारी किसी से भी नहीं कहती, कहकर दादी माँ दीपिका के कमरे की तरफ बढ़ी चली। उसका ध्यान रखने के लिए आप हैं न माँ जी? मंजू तंज कसते हुए बोली। मंजू के मुंह से ऐसे कर्कश वचन सुनकर दादी माँ आहत हो गई। उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई, पैर लड़खड़ा गए और वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। सब लोग उनको उठाने के लिए दौड़े, लेकिन उन्होंने किसी की भी हाथ न लगाने दिया। इतने में शोर शराबा सुनकर दीपिका भी अपने कमरे से बाहर निकल आई और दादी माँ को देखकर दुखी हो कर रोने लगी। उधर कामनी नमक मिर्च लगाकर दीपिका पर आरोप लगाई जा रही थी और दादी माँ के पास बैठी दीपिका अपनी बेशक कीमती आंसुओं को बहाए जा रही थी, जिसकी कुछ बूंदें लुढ़क कर दादी माँ के गालों पर पड़ गए। गर्माहट से दादी माँ ने आंखें खोली और दीपिका की तरफ देखा। रोती हुई दीपिका को देखकर दादी माँ तरफ उठी और उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, पगली, रोती क्यों हो? तेरी दादी माँ तुझे इतना जल्दी छोड़कर जाने वाली नहीं है। अरे कब तक बंद रखेगी कमरे में अपने आप को? बाहर निकल, बाहर की दुनिया देख। तेरे सामने तो अभी पूरी पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर किसी के जाने से दुनिया थोड़ी ही खत्म हो जाती। देख न जाने की उम्र मेरी थी, लेकिन भगवान ने अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही दादी माँ सिसकने लगी। दीपिका दादी माँ को रोते हुए देखकर अपने दुखों को, अपने मन के तड़पने को, घुटन को उस क्षण भूल गई और दादी माँ के साथ बैठकर चुपचाप की बातें सुनती रही। तभी मंजू ने आवाज़ दी, महारानी अगर उठ गई हैं तो नाश्ता खाना सब साथ में भिजवा दूं। दीपिका अपनी ताई मंजू की आवाज़ सुनकर चुपचाप किचन में चली गई और अपनी प्लेट लेकर दादी माँ के पास बैठ गई। एक नवाला तो अपने मुंह में डालती और दूसरा दादी माँ के मुंह में और कह रही थी, दादी माँ, दादी माँ, आप बहुत धीरे धीरे खाती हो। दादी माँ उसके सिर पर हाथ फेरती और उसके आंसू साफ करती जाती। दीपिका के पेरेंट्स की जिस समय मौत हुई उस समय वह बहुत छोटी थी।
हमेशा अपनापन तलाश करने वाली दीपिका का एकमात्र सर सिर्फ उसकी दादी माँ ही थी। खाने के लिए तो उसके घर में ताऊ ताई, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, अनेकों रिश्तेदार आदि थे, लेकिन सिर्फ खाने के लिए थे। ऐसी परिस्थितियों में कब दीपिका का रास्ता भटक गई तो जाने ही न पाई। अंदर ही अंदर घुटती रही और इस घटना को ही उसने अपनी नियत मान लिया। पुरानी स्मृतियों में कोई दीपिका को दिन आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है, जब उसके अंकल के दोस्त आते थे। कितना प्यार करते थे उसे। जब आते उसके लिए खिलौना, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ वगैरह कुछ न कुछ ले ही जाते थे। आज भी आए हमेशा की तरह मुझे गोद में बैठाते हैं। मेरे बालों को काटा, जब दर्द हुआ तो छोड़ दिया। फिर मुझे फिर बाहर लॉन की तरफ चलने गई। अंकल थे, आंटी भी थी, ताऊ जी भी थे, ताई जी भी। बस माँ बाप ही तो नहीं थे। होते तो शायद मुझे उसे अंकल के साथ नहीं जाने ही न देते। वे लोग भी जाते तो माँ पापा मेरे पीछे मेरे साथ जाते। क्यों नहीं रोका मुझे मेरे अपनों ने उस दिन, जब मुझे वह अपने साथ खिलाने के लिए बाहर रोज़ कहीं ना कहीं ले जाते। फिर मेरे साथ खेल कर मुझे ढेर सारा सामान देकर घर ले आते, जिस पर मेरे चचेरे भाई बहन टूट पड़ते। क्या मैं उनकी बेटी नहीं थी? इसलिए मैं तो नादान थी, ना समझ थी। उसके छूने को, उसके स्पर्श को प्यार समझती थी, जैसा वह ताऊ जी का मेरे अंकल का नूरी और सीमा के लिए था। फिर उस दिन मेरे घर वालों को क्यों समझ में आया, जब एक 14 साल की लड़की को उनके जिगर के दोस्त ने प्रेग्नेंट कर दिया। उस दिन कितने लात घूंसों और चप्पलों की बारिश हुई थी मुझ पर। मैं कैसे भूल सकती हूँ वह दिन, जब मेरी दादी माँ मेरे ऊपर आकर लेट गई थी कि इसमें इस बच्ची का क्या दोष है। मारना ही है तो उस शैतान को जाकर मारो, जिससे बेटा बैठा बैठा कर शराब पिलाता था और बार बार कुछ न कुछ मंगवाता रहता था। दीपिका से मेरी फूल जैसी बच्ची का जीवन बर्बाद करा दिया। तुम लोगों ने अगर अपनी बच्ची होती तब समझ में आती। तुझे यह कहकर दादी माँ मुझे अंदर ले चली गई। फिर ताऊ जी का सारा क्रोध ताई जी पर आ गिरा था। उस दिन अरे डायन, एक बच्ची नहीं संभाली गई तुमसे। मैं ऊपर जाकर अपने भाई को क्या मुँह
दिखाऊंगा। फिर उसके बाद ताई जी ने कुछ दवाइयाँ लाकर ज़बरदस्ती ठूँस दी मेरे मुंह में। दूसरे दिन मेरे पेट में बहुत भयानक दर्द उठा। फिर ढेर सारी ब्लीडिंग लगातार कई दिनों तक। ऊपर से दादी माँ न जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ पीस पीस कर पिलाती थी मुझे। कुछ दिन बाद मेरा और दादी माँ का कमरा ऊपर शिफ्ट करा दिया गया और मेरे कहीं जाने आने पर पाबंदियाँ। कुछ दिन बाद वो शैतान फिर आया मेरे घर। मेरे बारे में ही पूछा था। उस दिन बस किसी तरह उसकी जान ही बच गई थी। फिर जाने किस तरह से घर पहुंचा था वह अपने एक जिंदा लाश बनकर। दीपिका इन्हीं विगत स्मृतियों में खोई हुई थी। तभी उसकी दादी माँ दीपिका दीपिका चिल्लाई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ दादी मेरे पास? अब मेरी बच्ची तू क्या समझती है? मैं तेरा दर्द नहीं समझती हूँ। समझती हूँ मेरी बच्ची, लेकिन कब तक? आखिर कब तक तू अपने आप को ऐसे दुख देती रहोगी? उस बुरी याद को अपने दिल से निकाल दे। उस दुर्घटना को घटे आज पूरे 5 साल हो गए। आप क्या समझती है दादी? मैं कोशिश नहीं करती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन निकलती ही नहीं, कहकर दीपिका दादी माँ की गोद में सिर रखकर सो गई। समय बहुत ही तीव्र गति से पंख लगाकर आगे बढ़ रही थी। तब दादी माँ के लाख समझाने के बावजूद भी दीपिका उस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। तो दादी माँ ने भी दीपिका के सामने एक शर्त रख दी। देख दीपिका, अब शादी कर ले। मैं ज़्यादा दिन अब नहीं जीने वाली। अपने जीते जी मैं तेरा घर बसा देना चाहती हूँ। आप तो सब जानती हैं दादी। फिर भी दीपिका ने दादी से बहुत रूखी आवाज़ में कहा, हाँ जानती हूँ, लेकिन इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। जो गलती तूने की ही नहीं, उसकी सज़ा अपने आप को क्यों देना चाहती है दीपिका? दादी, मैं किसी और का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। दादी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे ना जाने के बाद तू क्या करेगी दीपिका? बता, तुझे कौन संभालेगा? अपने परिवार वालों को तू जानती ही है।
सब हाथ धोकर तेरे पीछे पड़े रहते हैं। कौन करेगा शादी मुझे दादी, ना ही मेरी शक्ल सूरत अच्छी है, ना ही पढ़ाई लिखाई। तू उसकी चिंता मत कर, वह सब मेरे ऊपर छोड़ दे। तू बस शादी के लिए हाँ कर दे। अच्छा ठीक है दादी, तू अगर इसी में खुश है तो तेरी बात ही सही, कहकर दीपिका हंसने का उपक्रम करने लगी। अगले दिन दादी माँ ने शाम को सबको इकट्ठा बुलाकर अपना फैसला सुना दिया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी दीपिका की शादी हो जाए। और हाँ, एक बात और, लड़का अच्छे घर परिवार का होना चाहिए जो मेरी दीपिका को आजीवन खुश रख सके। पर माँ, आप तो जानती हैं कि दीपिका के साथ क्या हुआ है। फिर उसके बाद भी वो सब मैं कुछ नहीं जानती। बस दीपिका के लिए तुम लोग लड़का देखो। करीब 2 महीने बाद दीपिका के लिए एक अच्छे परिवार का रिश्ता मिल गया। वो लोग बहुत धनाढ्य तो नहीं थे, लेकिन उनका परिवार बहुत ही संस्कारी था। ये उनके संस्कार ही थे कि जब उन्होंने दीपिका के पेरेंट्स के बारे में जाना तो न जाते चाहते हुए भी उन्होंने हाई स्कूल पास दीपिका का रिश्ता स्वीकार कर लिया। शहर के इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल शेखर ने अपने इकलौते बेटे समर का रिश्ता दीपिका के साथ पक्का कर दिया। उस समय अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके समर अपने पिता के फैसले का सम्मान करते हुए इस रिश्ते को अपनी सहमति दे दी। दीपिका के घर में आज काफ़ी चहल पहल थी। बहुत दिनों बाद आज उनके घर में दीपिका की सगाई के बहाने खुशियाँ जो आ रही थी, उसके चाचा चाची भी कानपुर से आ चुके थे। बाकी रिश्तेदार भी आ चुके थे। दीपिका की ताई कामनी ने अपनी देवरानी श्वेता को दीपिका को पार्लर जाने और उसको तैयार करने की सारी जिम्मेदारी सौंप रखी थी। दीपिका के प्रति कामनी के मन में जो कड़वाहट थी, आज वह धुल चुकी थी। कहीं ना कहीं वह इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रही थी। दादी माँ आज बहुत खुश थी। दीपिका के साथ घटित हुई घटना को उनके मन में जो पश्चाताप था, आज कहीं ना कहीं उसका एक छोटा सा कर्ज एक फर्ज के रूप में पूरा होने जा रहा था, जिसकी प्रत्यक्ष रूप से गुनाहगार न होकर भी दादी माँ अपने आप को गुनाहगार मान रही थी। तभी धानी और रानी कलर की लहंगे
में सजी धजी दीपिका ने आकर दादी माँ को चौंका दिया। मैं कैसी लग रही हूँ दादी? बिल्कुल परी लग रही है, मेरी गुड़िया की रानी। दादी ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा। अब तो तुम खुश हो ना दादी? अब तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी? दीपिका ने दादी माँ के कानों को चूमते हुए कहा। ना मेरी बच्ची, अब तो तुम मुझे छोड़कर जाएगी। दादी माँ ने अपने बहते हुए आंसू को पोंछते हुए कहा। दीपिका ने दादी माँ को रोते देखकर बहुत पूछा, आप रो रही हैं? दादी माँ, ये खुशी के आंसू हैं। इन आंसुओं का इंतज़ार तो हर माँ को रहता है, बह जाने दे इन्हें। तभी दीपिका की चाची श्वेता दीपिका से आकर कहा, चलो दीपिका, लड़के वाले आ गए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। चाचा, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, डरो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीपिका की चाची ने दीपिका को समझाते हुए कहा। कुछ ही पल में समर और दीपिका दोनों आमने सामने अंगूठी का आदान प्रदान कर रहे थे। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर दीपिका भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके साथ पश्चाताप की अग्नि में वह अभी भी जल रही थी। उसे लग रहा था कि वह समर को धोखा दे रही है, अपनी अतीत को भूलने में नाकाम हो रही थी। घबराहट और बेचैनी से पूरी रात निकल गई। उसकी आँखों से नींद नहीं थी। तनाव में उसका सर फटे जा रहा था और उसने ऐसा फैसला ले लिया जो नहीं लेना चाहिए था। सुबह के 4 या 5 बज रहे होंगे। अचानक दीपिका के कमरे में दादी माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। सब लोग दौड़कर आ गए तो देखा कि दीपिका ने अपनी हथेली की नस काट रखी थी, जिससे ढेर सारा खून बह रहा था। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।